जमीयत उलमा हिंद ने ज्ञानवापी तनाज़ा, कुतुब मीनार तनाज़ा और यकसा सिविल कोड के लिए उठाई जा रही आवाज़ों से मुताल्लिक़ मुस्तक़बिल का लाहेमल तैयार करने के लिए 2 रोज़ा इजलास जारी है। ये इजलास उत्तर प्रदेश के देवबंद में मुनक़िद किया गया। इस इजलास में 5000 मुस्लिम दानिश्वर शिरकत कर रहे हैं। देवबंद के ईदगाह मैदान में प्रोग्राम जारी है। इस इजलास से जमीयत उलमा हिंद के आला ओहदेदार खिताब कर रहे हैं। इजलास में मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी, भाईचारे को बनाए रखने समेत कई करारदादें मंजूर की गई हैं। थोड़ी सी तकलीफेदार, उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती, आज तो ऐसी हालत हो गई है, अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है, अजनबी बना दिया। मुल्क का तसव्वुर, बात एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। इम्तिहान हमारे सब्र का है, ये हमारी ताकत है। सब्र कमजोरी की अलामत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो दारुल रस्म को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, और ये किसी और के फैसले से नहीं होगा। याद रखिए, ये फैसला कि दारुल रस्म को आबाद करना है, ये किसी और के फैसले से नहीं होगा, ये आपके फैसले से होगा। जिसने घर के लिए कुर्बानी दी होती है, जिसने किसी चीज को हासिल करने के लिए कुर्बानी दी होती है, त्याग किया होता है, बलिदान दिया होता है, उसको उस घर की, उस सामान की ज्यादा फिक्र होगी या उनकी होगी जिन्होंने माफिया मांगी होती हैं? किसको होगी? जिसने कुर्बानियां दी। याद कीजिए अपने बुजुर्गों को। हजरत शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, साल हर साल जेलों को आबाद किया। एक जेल नहीं, कितनी सारी गवाह। एक नए हौसले, नए जोश, नए जुनून, एक नए खून की जरूरत है जो मुल्क को गलत रास्ते पे जाने से बचाए, जो उनकी प्लानिंग को नाकाम करे। हम इस मुल्क की अक्सरियत हैं, याद रखिएगा। टेक्निकल तौर पर हम अकलियत हैं, लेकिन हम ख्याल लोगों को अगर एक जगह जमा कर लिया जाए तो हम आज भी अक्सरियत में हैं और तुम आज भी अकलियत में, भले इक़्तिदार में तुम। और इक़्तिदार हमेशा रहता नहीं है, हमेशा रहने वाली चीज है ही नहीं इक़्तिदार। देखिए, जिस प्रकार से कुछ संगठन जलसे के नाम पर देश को भड़काने की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति में जलसे के माध्यम से जलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से बयान आ रहा है कि मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, ये शुद्ध रूप से भड़काऊ भाईजान कंपटीशन चल रहा है। और वोट बैंक के नाम पर जिस प्रकार से मदनी जी के भड़काऊ बयान सामने आए हैं, ये एक तरीके से कंपटीशन है कि इस्लामोफोबिया के नाम पर और भड़काऊ भाईजान कौन सा सबसे बड़ा साबित होगा वोट बैंक के नाम पर। जमीयत उलमा हिंद के कौमी सेक्रेटरी एडवोकेट नियाज अहमद फारूकी ने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत की। इस दौरान नियाज देवबंदी ने इजलास के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। वापी सहित कई मुद्दों को लेकर देश में विवाद चल रहा है, तो इस बीच जमीयत उलमा का जो कॉन्फ्रेंस है वो देवबंद में हो रही है और तमाम मुद्दे डिस्कस हो रहे हैं। खासतौर से ज्ञानवापी और मथुरा की ईदगाह और कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दे इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जमीयत के नेशनल सेक्रेटरी नियाज फारूकी साहब। फारूकी साहब, सीधे तौर पर ये जो मुद्दे हैं, इस पर आप लोगों की राय क्या है? हमारा जो है सबसे पहले ये कि जो व्यक्तिगत जो लोग राय पेश कर रहे हैं, इससे बचाना था।
और ये था कि पूरे मुल्क के अंदर एक सहमति बनाई जाए। तो अपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर हमने पूरे देश से जो हमारी 1700 यूनिट्स हैं उनकी शाखाओं के हेड्स को जमा किया और उनके सामने इस इशू को रखा है। तो अभी सुबह से 3 तजवीज़ें पास हुई हैं। उसमें एक ये है कि नफरत का किस तरह से मुकाबला किया। तो अभी आपने सुना होगा कि यहाँ पे सबसे अहम मुद्दा जो था वो ये था कि ये धर्म संसद में जो कुछ हो रहा है उसका एक तो अदालत के जरिए था, वो तो काफ़ी अच्छा हुआ, लेकिन ये कि समाजी सतह पर उसमें क्या किया जाए। तो गाली का जवाब गाली पे हम यकीन नहीं रखते, ईंट का जवाब पत्थर हमारी फिलॉसफी के खिलाफ है। हमने यहाँ पे ये पास किया है कि हम सद्भावना मंच बनाएंगे और उसमें देश में कम से कम, जैसे कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमने एक अभियान चलाया था और उस अभियान के नतीजे में 200 बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की गई थी। तो इस मुल्क के अंदर, हम पूरे मुल्क के अंदर कम से कम हमने एक लक्ष्य रखा है कि 1000 हम ऐसी जो है देश सद्भावना के उन्वान के तहत हम हिंदू मुसलमानों को मिला करके और देश के सारे वर्गों को मिला करके एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ज्ञानव्यापी मथुरा ईदगाह, मथुरा दिल्ली की शाही जामा मस्जिद, ताजमहल और अजमेर शरीफ के जो मुद्दे सामने आए हैं उन पर कैसे आप लोग एक राय बनाएंगे? क्या हिंदू भाइयों को इसमें लेकर साथ चलेंगे या उनसे किस तरह की बातचीत होने वाली है? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है, हमारा ऐसा सोचना है कि जब तक माहौल नहीं बदलेगा, जब तक मसले का हल नहीं निकलेगा। खाली कानून से, अदालत से माहौल नहीं बदलता। एक चीज़ अमल में आ जाती है। अब बाबरी मस्जिद के बाद तो हिंदुओं को राम मंदिर मिल गया, लेकिन माहौल नहीं बदला और जो जैसी स्थिति थी वो उससे ख़राब होकर सामने आ रही है। इसी तरीके से ये 1991 का जो एक्ट बना, उससे उम्मीद की जाती थी कि तारीख के जो गड़े हुए मुर्दे थे वो अब दफन हो गया, अब इस मुल्क में अमन ओमान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो न कानून बनाने से मसला हल होने वाला है, न अदालत से मसला हल होगा। मसला होगा समाज में जो लोग की ताकत रखते हैं, जो लोग समाज को चलाते हैं, वो लोग अगर इसके बारे में एक्शन लेंगे और लोगों के दिल बदलेंगे, माहौल बदलेंगे। हमारा कहना है मस्जिद और मंदिर की अपनी जगह पर बहुत अहमियत है और मस्जिद और मंदिर में अल्लाह रहता है, भगवान रहते हैं, उनकी अपनी आस्था है, हमारी अपनी आस्था है, लेकिन सबसे बड़ा मंदिर तो हमारा दिल है। हर दिल में खुदा बसता है। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि उसमें खुदाई की जाए, इन पर गैर कानूनी कब्जा किया गया, तमाम चीजें जो बात सामने आ रही है, ताजमहल तक की खुदाई की बात हो रही है, अब तो अजमेर शरीफ तक की खुदाई की बात हो रही है। ये लोग पूरे देश को खोदना चाहते हैं। जिस तरीके से इन लोगों का ये दायरा है, हर चीज अगर खोद देंगे तो फिर क्या करेंगे? एक अहम सवाल जो इस कॉन्फ्रेंस के पॉइंटर के तौर पर आपने एजेंडे के तौर पर रखा है वो कॉमन सिविल कोड का है। कॉमन सिविल कोड पर एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है, कई रियासतों में इसको लेकर कोशिश भी हो रही है। तो कॉमन सिविल कोड का भी मसला ऐसा है, हमारा ये कहना है कि एक मुल्क के अंदर इंसाफ में सबके साथ बराबरी होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। न तो औरतों के साथ नाइंसाफी हो, न मर्दों के साथ नाइंसाफी हो, और हर एक को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ एक दूसरा मुद्दा भी, हम लोग धार्मिक लोग हैं पूरे मुल्क के अंदर, तो जो लोग की धार्मिक आस्थाएं हैं, तो हर बारे में तो आप धार्मिक आस्था करते हैं, इस बारे में आपकी धार्मिक आस्था कहाँ चली गई? तो लोगों की धार्मिक आस्थाओं का ख्याल रखते हुए हमें किसी के मजहब में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मारूफ शायर नवाज देवबंदी ने जमीयत उलमा हिंद के जरिए कौमी यकजहती के लिए सद्भावना प्रोग्राम चलाए जाने की हिमायत की है। नवाज देवबंदी ने मजीद कहा कि मुल्क की तरक्की इमारतों से नहीं होगी बल्कि भाईचारे से होगी। उलमा हिंद की कॉन्फ्रेंस चल रही है, पूरे देश की निगाह है इस कॉन्फ्रेंस पर लगी हुई है क्योंकि देश में कई विवादित मुद्दे इस वक्त चर्चा में। हमारे साथ जाने माने शायर नवाज देवबंदी साहब मौजूद हैं। नवाज साहब, मथुरा, ज्ञानव्यापी, इस तरह के कई मुद्दे चर्चा में है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस है, इस पर सबकी निगाह है, क्या निकल के आ रहा है? देखिए, ये तो जमीयत के जिम्मेदार बता सकते हैं। मैं तो एक शायर की हैसियत से इस फंक्शन में मौजूद हूं, और लेकिन जैसा यहाँ ऐलान हुआ है कि ये सद्भावना मंच इन्होंने शुरू किया है, समाज को इसकी जरूरत है। खास तौर से नई नस्लों को बड़ी शदीद जरूरत है कि नई नस्लों के दरमियान जो फासले बढ़ रहे हैं, तनाव पैदा हो रहा है, वो कम होना चाहिए। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हम जैसी उम्र के लोगों ने या हमारे से बड़े लोगों ने समाज को बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन अपनी नई पीढ़ियों को हमने वो मोहब्बत, वो सांप्रदायिक सौहार्द ट्रांसफर नहीं किया।
जो हमारे बुजुर्गों में था। एक शायर की नजर में जब शेर कहता है तो कैसे हिंदुस्तान के जो भाईचारे हैं उसको कैसे देखता है, मौजूदा हालात में उसको कैसे एक शायर की नजर से, एक शेर में कैसे आप देखते हैं? देखिए, मतलब एक शायर, एक तख्लीककार, एक रचनाकार की अपनी जिम्मेदारी होती है और मैं समझता हूं कि उस जिम्मेदारी को हमें निभाना चाहिए। मुझे ही नहीं, हर कलमकार, हर रचनाकार को निभाना चाहिए। मेरा एक शेर है कि मोहब्बत के चिरागों को कभी बुझने नहीं देंगे, मोहब्बत के चिरागों को कभी बुझने नहीं देंगे, हवा को रोकने में चाहे अपने हाथ जल जाएं। एक तख्लीककार, एक रचनाकार को आगे बढ़ के आना चाहिए और इस समाज में बढ़ती हुई सांप्रदायिकता को रोक करके सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल को बढ़ाना चाहिए। ये हमारा धर्म होना चाहिए। आपने कई शेर, जब आप खिताब कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, कई शेर आपने पढ़े थे इसी भाईचारे को लेकर के, इसी सद्भावना को लेकर के, वो अगर सुना सके तो। मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं और ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती। यहां ध्यान रखिए कि जब भी कभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिलना चाहते हैं, कोई ना कोई मुद्दा ऐसा छोड़ दिया जाता है जिससे फासले हो जाते हैं। कि मोहब्बत के चिरागों को जो आंधी से डराते हैं, उन्हें जाकर बता देना कि हम जुगनू बनाते हैं। ये दुनिया दो किनारों को कभी मिलने नहीं देती, चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं, चलो दोनों किसी दरिया पे मिलकर पुल बनाते हैं। वो पुल होगा मोहब्बत का पुल, सांप्रदायिक एकता का पुल, इत्तेफाक का पुल, भाईचारे का पुल, यकजहती का पुल। हमारे साथ कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 देवबंद। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने जमीयत के इजलास को गैर जरूरी करार दिया। मुख्तार अब्बास नकवी के मुताबिक जो भी मुतनाज़ा मामले हैं वो अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, इसलिए माहौल को खराब करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। को भय का भौकाल खड़ा करने की जरूरत है और ना भ्रम का भूत खड़ा करने की जरूरत है। जहां तक सवाल है कानून अपना काम कर रहा है। कोर्ट में कोई मैटर है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और देश के सौहार्द को बिगाड़ने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जा सकती। सभी लोगों की ये सामूहिक जिम्मेदारी है कि देश के भाईचारा, देश की एकजहती, देश का सौहार्द किसी भी तरह से बिगड़ने ना पाए, किसी तरह से भी बिगाड़ने की कोशिश न होने पाए। और जो लोग भी इस कोशिश में लगे हुए हैं उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि इस तरह का भय का भौकाल खड़ा करके, भ्रम का भूत खड़ा करके जो है वो लोगों को डराने से उनका कोई फायदा होने वाला नहीं। इसलिए उनको तो बिना मांगी हमारी सलाह यही है, न किसी को डरने की जरूरत है और न किसी को डराने की जरूरत है। मुल्क भर में चल रहे मंदिर मस्जिद तनाज़े के दरमियान सुप्रीम कोर्ट में एक मफाद आमर्जी दाखिल करते हुए मुतालबा किया गया है कि मुल्क की 100 साल से पुरानी तमाम अहम मस्जिदों का सर्वे कराया जाए। इस हवाले से हिंदुस्तान के महकमे आसार कदीमा या किसी दूसरे इदारे को हुक्म जारी करने की अपील की गई है। अर्जदाश्त में अपील की गई है कि हिंदुस्तान में 100 साल से ज़्यादा पुरानी तमाम कदीम मस्जिदों, जहाँ वज़ू के लिए कुओं, तालाबों या दूसरे मजहब की इबादतगाहों के साथ छुपे हुए रास्ते हों, उनका सर्वे कराया जाए। सर्वे को खुफिया रखने का भी मुतालबा किया गया है ताकि अगर कोई बाक़ियात बरामद होती हों तो मजहबी नफरत फैलने और जज्बात को भड़कने से रोका जा सके। अर्जदाश्त में मजीद दावा किया गया है कि कुरून वस्ता में मुस्लिम हमलावरों ने बहुत से हिंदू, जैन, सिख और बुद्ध मंदिरों की भी बेहुरमती की और उनको मुनहदिम कर मस्जिदें भी बनाई गईं। एडवोकेट शुभम अवस्थी और सप्तऋषि मिश्रा ने यह मफाद आमर्जी दायर की है। बातें करें, पुरानी मस्जिदें बनी हुई थी, उनका तरीका बहुत अलग है वुजू करने का। और मैं जिस तरीके से मेरा ज्ञान कहता है कि जितनी भी मस्जिद बनी हुई है पुरानी, वो कहीं ना कहीं मंदिर थे। तो मेरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यही मानना है कि एक सर्वे कराया जाए, जो सर्वे कॉन्फिडेंशियल सर्वे रहे, जिसकी रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो भी एक एजेंसी बनाए, उसके और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बीच में रहे, ताकि ऐसी कोई भी चीजें बाहर ना आ सके जिसमें किसी भी धर्म को कोई आहत पहुंचे। क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं है कि किसी की धर्म या किसी की आस्था को कोई आहत पहुंचे। मेरा मानना यही है कि अगर एक सर्वे कराया जाता है तो अगर हमारे देवी देवता या किसी भी इस्लाम छोड़ के अन्य धर्म के देवी देवता वहां पर हैं तो उनको स्थापित किया जाए और हमारे समाज में एक भाईचारे का संदेश बना रहे। बरसों बाद जेल से बेगुनाह होकर रिहा होने वाले मुस्लिम नौजवानों की दास्तान अब नई नहीं रही है।
इसी कड़ी में मेवात के 2 जवान 9 साल बाद जेल से बाइज्जत बरी हुए। अब इस मामले में 10 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल करने की बात हो रही है। एडवोकेट महमूद पराचा के साथ बैठे दाढ़ी टोपी वाले 2 नौजवान राशिद और शाहिद हाल ही में लश्कर तैयबा के अरकान होने के इल्जाम से बरी हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों को बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन तब तक 9 बरस बीत चुके थे। दिसंबर 2013 में दोनों को मेवात जिला नूह से दिल्ली की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था। इनकी रुदाद खुद इनकी ज़बानी सुनिए। मुझे नहीं पता था कि मुझे किस केस में लेके जा रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चला किसी लड़की के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन इन्होंने करनी, पूछताछ करनी है, तो ये मुझे लेके चले गए। तो दिल्ली लेके आए तो वहाँ पर ऐसा टॉर्चर किया कि मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। बहुत टॉर्चर किया, पूरी रात मुझे मारते रहे हर तरह से। और मुझसे ये भी नहीं पूछा कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, बस मारते रहे पूरी रात। सर जब मैं लौट के आया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा मेरी फैमिली के लोग जो है दुनिया में नहीं है। और अब जिन लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया है, हमारा सब कुछ छीनने की कोशिश की और छीन गया है, बहुत कुछ तो छीन गया है, उनके साथ अगर कुछ ना हो तो सर अब ये पूरा न्याय नहीं है, पूरा इंसाफ नहीं है। सर मैं जेल में तो रहा हूँ तकरीबन 5.5 साल। मेरी बेल हुई थी हाई कोर्ट से 2018 में, लास्ट में सर की कोशिशों से हुई। सर का बहुत बड़ा एहसान है। तो 3.5 साल तकरीबन मैंने बाहर से केस लड़ा है। मैं गया हूँ तारीखों पे, लेकिन जिस वक्त मैं 5.5 साल के बाद अपना घर लौटा तो उस वक्त में सर बिल्कुल सब कुछ उजड़ गया था। हमारे जो माँ बाप थे उनकी आंखें खुश्क हो चुकी थी, वो बिल्कुल बुजुर्ग हो चुके थे। बच्चे बिल्कुल मतलब यह कि बेपहचान हो गए थे, पहचान में भी नहीं आते मुझसे। क्या नहीं, जो बच्चे मेरी छोटी छोटी थी तो वो बड़ी हो गई 9 साल में। तो दरअसल दिसंबर 2013 में दोनों को मेवात के नूह जिले से लश्कर तैयबा कारकुन होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। जावेद बलूची नाम के एक शख्स से दुबई में लेन देन और राबते का इल्जाम था, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहते हुए बरी कर दिया कि जावेद बलूची नाम के शख्स का वजूद एजेंसी साबित नहीं कर सकी। केस झूठा पाया गया। बरसों बाद दोनों अपने घर पहुंचे तो अपनों को भी पहचान नहीं पाए। सिर्फ बरी करा लेना से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे। एक नैरेटिव तैयार किया जाएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आतंकवादी होते हैं और उनको बरी करा लिया जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा। तो इसीलिए हम लोगों ने पूरी ताकत लगा के मेहनत करके ये मुकदमा लड़ा और उसमें यह साबित कराया कि ना सिर्फ ये लोग बेगुनाह थे, बल्कि इनको झूठा फंसाया गया था। अब आतंकवाद के केसेस में अगर कोई किसी को झूठा फंसाता है तो ये अपने आप में आतंकवाद की ही घटना है, क्योंकि इतना बड़ा इल्जाम झूठा लगाना देश में अफरा तफरी का माहौल फैलाने के बराबर है। और इसके लिए जो ये पुलिस की एजेंसीज है, स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस खास तौर पे मुलजिम है और इन्होंने ये इतना बड़ा अन्याय और अपराध किया है। इसके लिए अब हम जो कानून में प्रावधान है उसके लिए इनकी जो पूरी जिंदगी खराब कर दी, इनके ऊपर एक स्टिग्मा लग गया, पूरे इलाके के ऊपर जो एक स्टिग्मा लग गया, इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज, सबको इतनी ज्यादा बदनामी झेलनी पड़ी, उस सब के लिए अब हम 10-10 करोड़ का जो कॉम्पनसेशन के लिए इन दोनों को और इनके परिवारों को 10-10 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन का मुकदमा हम डालने वाले। अब राशिद छोटा मोटा काम करते हैं और शाहिद इमामत की जगह अब मछली का कारोबार करते हैं। दोनों बरसों से जेल में रहने के बाद घर लौट तो आए, लेकिन कारोबार से लेकर सब कुछ खत्म हो चुका है। यही वजह है कि दोनों के वकील महमूद पराचा 10 करोड़ रुपए हर्जाना और मुआवजे को लेकर अर्जी दाखिल करने वाले हैं। एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का सवाल तवील अरसे से उठ रहा है। इस केस में भी यही सवाल उठाया जा रहा है कि झूठे इल्जामात में बरसों जेल में रहने वाले लोगों का जाया हुआ कीमती वक्त कौन लौटाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के राजकोट में एक रैली से खिताब किया, जहां उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। इस दौरान पीएम मोदी ने पिछले 8 सालों में किए गए कामों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 8 सालों में हमने किसी हिंदुस्तानी को झुकने नहीं दिया। जोरदार तालियों साथे भारत का बेटा 8 साल में गलती से भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया है, न ऐसा कुछ किया है जिसके कारण
आपको या देश के किसी नागरिक को अपना सर झुकाना पड़े। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलते हुए हमने देश के विकास को नई गति दी है। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। गाजियाबाद में अनिल दुजाना गैंग का पर्दाफाश हुआ है। गैंग और पुलिस के दरमियान एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर के हवाले से गाजियाबाद के एसएसपी मुनिराज ने न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत की। सफलता हाथ लगी। अनिल दुजाना गैंग के 2 शार्प शूटरों को मुठभेड़ में ढेर किया है। सर, किस तरह घटनाक्रम रहा और जो 2 अपराधी थे, 1 लाख का और एक 50,000 का, मुठभेड़ में ढेर हुए हैं, किस तरह घटनाक्रम रहा? कल रात जनपद गाजियाबाद में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई थी। पुलिस रात में चेकिंग के समय पुलिस का बैरिकेड तोड़ के अपराधी लोग पुलिस का अपराध आगे भागा था। बाद में पुलिस के ऊपर फायरिंग करने उन्होंने कोशिश किया। पुलिस भी जब भी अपना बचत के लिए फायरिंग किया। बाद में घायल हुआ बदमाश का पुलिस ने हॉस्पिटल ले गया था। हॉस्पिटल ले के इलाज के दौरान दोनों का मृत्यु डॉक्टर ने घोषित किया था। बाद में पहचान हुआ है दोनों लोग का। एक का नाम है राकेश, उनको पर 50,000 का इनामी था, वो डबल मर्डर में वांछित था। दूसरा का नाम है बिल्लू गैंगस्टर उर्फ अविनीश, वो भी दुजाना का रहने वाला, उनको पर 1 लाख इनामी था, वो डबल मर्डर में वांछित था। ये थाना क्षेत्र में से ये घटना हुई है, तो लोकेशन कैसे रही थी बदमाशों की कि पुलिस को किस तरह पता था कि आने वाले यहाँ पर? हम लोग का तो पिछले कई दिन से हम लगातार जनपद में टाइम बदल के चेकिंग कर रहा था, जो क्राइम रुकने के लिए। उसी कड़ी में आपको पता होगा कई दिन से लगातार मुठभेड़ भी हो रही है, कई लोग घायल भी हो रहे हैं। उसी कड़ी में कल चेकिंग भी कर रहा था, साथ साथ हमारा कोऑर्डिनेट इनपुट भी था। कुछ अपराधी, इनामी अपराधी जनपद में आने वाला है। अब ये दोनों अपराधी कभी कभी इन लोग अलग रहता है, कभी एक साथ रहता है पुलिस को घुमाने के लिए। वो पिछले 40 दिन से हम लगातार काम करते थे दोनों अपराधी में। फिर भी हम लोग का वैसे बहुत मुश्किल था इनके पास पहुंचने में। कई बार हम अलग अलग जगह पे दबिश भी गए, कोई नहीं मिल पाया, सफल नहीं हो पाया। बाद में मुखबिर की सूचना कुछ खास पता चला आज आना वाला। उसी के कड़ी में पूरा जनपद को मैंने छावनी बनाया था, कई जगह बैरियर लगा के चेकिंग किया, उसी में दोनों लोग फंस गया था। आखिरी सवाल सर, इनके ऊपर कितने मुकदमे दर्ज थे और इन्होंने डबल जो मर्डर था, कृत्य को अंजाम दिया था, तो इन पे मुकदमे कितने दर्ज? जो बिल्लू गैंगस्टर के ऊपर लगभग 25 मुकदमा था उनके ऊपर। उसके ऊपर 25 मुकदमे में अटेम्प्ट मर्डर, रंगदारी मांगना है और मर्डर करना है, लूट करना है, डकैती करना, इस तरह कई मुकदमा उनके ऊपर है। राकेश को भी 16-17 मुकदमा है। तो गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज जी हमारे साथ थे। अब हम बात करते हैं गाजियाबाद की उस टीम से जो इस घटना में शामिल रहे थे। तो गाजियाबाद एसएसपी मुनिराज जी हमारे साथ थे, जो कल तक अपराधों की दास्तान लिखा करते थे। अपराधी और हथियारों के बल पर लूट, डकैती, हत्या की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, वह गाजियाबाद पुलिस के द्वारा मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए हैं। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में मजहबी मकामात से लाउडस्पीकर हटाने के बाद अब कानपुर में पुलिस ने उन लाउडस्पीकर्स को जब्त करने की मुहिम शुरू की है। पुलिस की जानिब से जारी इस मुहिम को लेकर मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए नाराजगी का इजहार किया। इस मामले में हमारे नुमाइंदे संदीप ने शहर काजी हादी अब्दुल कुद्दूस से बातचीत की। उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाने के आदेश जारी किए थे। वो कार्रवाई लगातार चली और लाउड स्पीकर उतारे गए, लेकिन अब कानपुर में जिस तरह से पुलिस मस्जिदों में पहुंची और लाउड स्पीकर जब्त करने को लेकर बात की, जिस पर विरोध शुरू हो गया। हमारे साथ शहर काजी हादी अब्दुल कुद्दूस साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। काजी साहब, कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लाउड स्पीकर जो उतार दिए गए थे आदेशानुसार, उनको पुलिस लेने पहुंची थी जब्त करने। किस तरह के आपके पास मामले इस तरह हैं? मामला तो पूरे शहर के आ रहे हैं और टेलीफोन बराबर आ रहे हैं, परेशान हूँ मैं। लेकिन इतनी बात हुकूमत को भी और प्रशासन को जान लेनी चाहिए कि मस्जिद की कोई भी चीज किसी को दान भी नहीं की जा सकती, जायज नहीं है। कैसे कोई दे देगा? हुकूमत के कहने पर, क्या मेरे कहने पर नहीं देना जायज है? क्योंकि वो जो मस्जिद को जो चीज दी जाती है वो अल्लाह की मिल्कियत में होती है, किसी बंदे की मिल्कियत में नहीं होती। जब हमारी मिल्कियत ही में नहीं तो हम दे कैसे सकते? हम तो वो चीज दे सकते जो मेरी मिल्कियत में हो। तो इसलिए कतई तौर पर नामुमकिन है। इस तरह के फैसले लेने से पहले हुकूमत को भी संजीदगी सोचना चाहिए। उनको दान देना तो खुद देते हो, अरे उनको कुछ चाहिए हमारी जात से ले ले। मस्जिद क्यों कर दान देगी भाई? मस्जिद पर इस तरह का दबाव डालना कतई मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब है। हम इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं। जो चीज़ें सामने आ रही है वो बेबुनियाद है और गलत है, और उसमें जो है इस बात को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए अपने फैसले को चेंज करना चाहिए। काजी साहब, आपकी इस मामले को लेकर पुलिस से या पुलिस कमिश्नर से कोई बात हुई? हमारी असल में बराबर जो है टेलीफोन से और
और बैठकों के जरिए से रब्ता है अधिकारियों से। अधिकारियों की तरफ से इतना ज्यादा दबाव तो नहीं है, लेकिन हाँ, कानून जब कोई आता है, कोई शासन की तरफ से कोई मसला आता है, तो प्रशासन का करना उसकी मजबूरी होती है। तो इस तरह की बातें तो प्रशासन की तरफ से आई हैं, लेकिन ये कि इस मामले को लेकर के प्रशासन संजीदा है। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से काजी साहब का कहना है कि वहां पर लाउड स्पीकर लेने पहुंचे थे, वो कानून के तहत पहुंचे थे, लेकिन मस्जिद की कोई भी चीज दान में नहीं दी जाती है, इसलिए स्पीकर लाउड स्पीकर नहीं दिए जाएंगे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। आम आदमी पार्टी कर्नाटक के यूथ विंग के रियासती सदर मुकुंद गौड़ ने कहा कि पंजाब असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद पार्टी अब दीगर रियासतों पर तवज्जो दे रही है, जिसमें कर्नाटक भी शामिल है। मुकुंद गौड़ रायचूर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की हिदायत के मुताबिक देही इलाकों के नौजवानों को पार्टी जोड़ने के लिए अनकरीब मुहिम शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में आम आदमी पार्टी को बेहतर रद्दमल हासिल हो रहा है, क्योंकि आवाम में आम आदमी पार्टी को बदउनवानियों और बेकायदगियों से पाक सियासी जमात का दर्जा हासिल है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।